हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बढ़िया ही होंगे। आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए मैं मनदीप आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ गया हूं। हमने अपने पिछले वीडियो में फिजिक्स का इंट्रोडक्शन किया था और किरण प्रकाश की चैप्टर शुरू किया था। उसमें हमने एक टॉपिक प्रकाश का परावर्तन भी कंप्लीट कर लिया था। तो हम उस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। क्या टॉपिक है हमारा आज का? गोलीय दर्पण। इसको समझने के लिए पहले देखिए, एक कांच का खोखला गोला लेते हैं। क्या है ये? एक कांच का खोखला गोला। कांच का खोखला गोला है। इस कांच के खोखले गोले के दो साइड कट लगा देते हैं। तो हमें कुछ दो तरह की आकृतियां मिल रही हैं। देखिए, एक तो कट लगाया तब ऐसे और एक ऐसे। दोस्तों यहाँ देखिए, ये ऐसी आकृति होती है ना, ऐसी जिसमें ये भाग होता है ऐसा, इसे उभरा हुआ भाग कहते हैं। ये इसे उभरा हुआ भाग कहते हैं। तो देखिए यहाँ एक साइड पॉलिश कर देते हैं दोनों के। तो एक में देखिए उभरे हुए भाग पे पॉलिश नहीं है, तो एक में उभरे हुए भाग पे पॉलिश है। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है उसे अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और ऐसा दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पे किसी भी तरह की पॉलिश नहीं होती है तो उसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण, जिसके उभरे हुए भाग पे किसी भी तरह की पॉलिश नहीं होती उत्तल दर्पण, और जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश होती है अवतल दर्पण। तो अब हम थोड़ी कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसका छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं। ऐसा दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश होती है। ये पिछली बार बताया भी था आपको। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, ऐसा दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। ऐसा दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश होती है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। फिर नेक्स्ट है हमारा उत्तल दर्पण। इसका भी एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। ऐसा दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पे किसी भी तरह की पॉलिश नहीं होती है। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण है? ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, ऐसा दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पर किसी भी तरह की, ऐसा दर्पण है जिसके उभरे हुए भाग पर किसी भी तरह की पॉलिश नहीं होती। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। जिसके उभरे हुए भाग पे किसी भी तरह की पॉलिश नहीं होती उत्तल दर्पण, और जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश होती है अवतल दर्पण। तो आपको गोलीय दर्पण समझ में आ गया होगा। ये कांच का खोखला गोला लिया था हमने, इसके दो साइड कट लगाए तो ऐसे ही आकृतियां मिली। जिसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश नहीं थी उत्तल दर्पण लिया, और जिसके उभरे भाग पे पॉलिश थी उसे अवतल दर्पण लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। तो अब मैं जो कुछ भी बोलूं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं जो भी बोलने वाला हूं ना वो हम परिभाषा के रूप में लिखेंगे और ये हमें बहुत ज़्यादा काम में आएगा। तो हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, ये ले लिया। एक यहाँ उत्तल दर्पण ले लेते हैं, ये ले लिया। दिखाई दे रहे हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये अवतल कैसे हुआ? अब हमारे लिए अवतल नहीं था पहले, अब हो गया है क्योंकि इसके उभरे हुए भाग पे पॉलिश हो गई है। इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो गई है तो ये कौन सा दर्पण हो गया है? अवतल दर्पण हो गया है। और इसके उभरे हुए भाग पे किसी भी तरह की पॉलिश नहीं हुई तो ये अब हमारे लिए उत्तल दर्पण हो गया है।
इसके देखिए ऊपरी हुए भाग पे पॉलिश कर दिया, उत्तल दर्पण बन गया, और इसके ऊपरी हुए भाग पे पॉलिश नहीं की, उत्तल दर्पण बन गया। कंफ्यूज मत होइएगा अवतल और उत्तल दर्पण। तो इसके मध्य से हम एक रेखा खींच लेंगे ऐसे ऐसे। ये रेखा है ना, आप स्केल की सहायता से खींच लीजिए। तो ये हमने रेखा खींची है। ये देखिए आपको एक ये वर्ताकार चाप जैसा दिखाई दे रहा भाग, ये देखिए ये वर्ताकार चाप जैसा। इस वर्ताकार चाप जैसे भाग को हम द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। इस वर्ताकार जैसे वर्ताकार चाप है ना, एक ऐसी ये चाप होती है, ऐसे हम प्रकार की सहायता से लगाते हैं। तो ऐसी चाप को क्या बोलते हैं हम? द्वारक। क्या बोलते हैं हम ऐसी चाप को? द्वारक बोलते हैं ऐसी चाप को। ऐसी गोले दर्पण में ये वर्ताकार चाप दिखाई देना ना, इसे द्वारक बोलेंगे, क्योंकि ये गोलीय दर्पण का भाग, ये गोलीय दर्पण में जो दिखाई दे रहा है ना आपको ये वर्ताकार चाप, इसे द्वारक बोलेंगे। और द्वारक का ये मध्य बिंदु, इसे बोलेंगे हम ध्रुव। क्या? ध्रुव। और इसे पी से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे हम इसे? पी से। इसमें भी पी से व्यक्त करेंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुव। ठीक है। फिर ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। क्या हो गया ये? वक्रता केंद्र। तो देखिएगा मैंने बहुत लास्ट में बनाया इसको, इस रेखा के, मगर आपके समझ में नहीं आया होगा कि ये वक्रता केंद्र होती क्या चीज़ है। इसमें भी बना लेते हैं एक बार वक्रता केंद्र। ये देखिए हमने पहले गोलीय दर्पण समझा था, तो उसके अंदर हमने कांच का खोखला गोला लिया था, तो उसमें 2 कट लगाए थे। तो ये कांच का एक खोखला गोला होता है, मीन्स इसका एक केंद्र भी होता है, ये मान लिया केंद्र है, तो यही होता है वक्रता केंद्र। तो यही क्या होता है हमारा? वक्रता केंद्र। तो इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य की दूरी, इसे हम r से व्यक्त करते हैं और इसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या। P और C के मध्य की दूरी क्या? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, समझ में आ गया आपको? फिर ये C मीन्स वक्रता केंद्र और P ध्रुव, दोनों को ये रेखा मिला रही है ना जो हमने पहले खींची थी, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं हम इसे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो इस मुख्य अक्ष के समांतर हम एक प्रकाश किरण आपतित करते हैं। ये आपतित की, इस पे भी आपतित कर देते हैं, ये आपतित की। तो ये परावर्तन के पश्चात है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को काटेगी उसे हम मुख्य फोकस बोलेंगे, और इसे कैपिटल F से व्यक्त करेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे? मुख्य फोकस। तो इसमें भी आपतित की थी, तो ये परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजर रही है इसे क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। इसे व्यक्त करेंगे कैपिटल F से। मुख्य फोकस और ध्रुव के मध्य की दूरी, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और इसे कहते हैं हम फोकस दूरी। मुख्य फोकस और P के मध्य की दूरी, इसे किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल f से, और इसे क्या कहते हैं? फोकस दूरी। आशा कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। तो हमने क्या सीखा? गोलीय दर्पण में ये वर्ताकार चाप जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसे द्वारक कहते हैं। द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, इसे P से व्यक्त करते हैं। इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। ये खोखले कांच के गोले को काटकर गोलीय दर्पण बनाया जाता है। आप जानते हैं खोखले कांच के गोले को काटकर गोलीय दर्पण बनाया जाता है, तो उस खोखले कांच के गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य दूरी वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र C और ध्रुव के मध्य दूरी वक्रता त्रिज्या, इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। और C और P मीन्स वक्रता केंद्र और ध्रुव को मध्य ध्रुव P और वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है इसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित
आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब मैं परिभाषा लिखूंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले हमने किया था द्वारक। क्या था द्वारक? गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण में उपस्थित वृत्ताकार चाप जैसे भाग को क्या कहते हैं हम? गोलीय दर्पण में वृत्ताकार जैसे भाग को क्या कहते हैं? द्वारक। फिर हमने सीखा था ध्रुव, जिसे पी से व्यक्त करते हैं। वो क्या था? द्वारक का मध्य बिंदु था या नहीं था ना? फिर हमने क्या सीखा? वक्रता के अंदर। इसकी परिभाषा थोड़ी हार्ड है, थोड़ी, मगर समझिएगा। गोलीय दर्पण हमने किससे बनाया था? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले से। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले, तो कांच के खोखले गोले से तो बनाया था गोलीय दर्पण। कांच के खोखले गोले से बनाया जाता है उसके केंद्र को। आसान हो गई ना परिभाषा समझने पे? तो अब आपको ये हमेशा याद रहेगी। ठीक है, फिर हमने क्या किया था? वक्रता त्रिज्या किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल से। सी मीन्स वक्रता के अंदर, वह पी मीन्स ध्रुव, ये मध्य की दूरी। सी व पी के मध्य की दूरी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया और द्वारक हो गया। फिर हमने क्या किया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या थी? सी व पी को मिलाने वाली रेखा। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सी और पी क्या है। सी वक्रता केंद्र और पी ध्रुव। अब इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे करते हैं। फिर हमने क्या किया था? मुख्य फोकस। इसकी थोड़ी सी हार्ड है, मगर आपके लिए सरल हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? मुख्य अक्ष थी ये, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, फिर से बता देता हूँ। ये हमने दर्पण लिया था कोई, इसे हम द्वारक बोल रहे थे। द्वारक के मध्य बिंदु को ध्रुव, जिसे वक्रता के अंदर बोल रहे थे। सी और पी के मध्य दूरी को वक्रता त्रिज्या। फिर ये मुख्य अक्ष थी, इसे मुख्य अक्ष बोल रहे थे। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के जिस बिंदु से गुजरती है उसे मुख्य फोकस, इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। समझ में आ गई होगी? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अगला फोकस दूरी। क्या था? फोकस दूरी स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। क्या था? मुख्य फोकस एफ व ध्रुव पी के मध्य की दूरी। आपको ये बताने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से कि एफ किसे कहते हैं? मुख्य फोकस को, और पी ध्रुव को। ठीक है,
मैंने अब तक समझाया वो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो अभी के अभी लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ले लीजिए, अब ले लीजिए, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अब अगली आने वाली वीडियो में हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे और इस तरह हम धीरे धीरे आराम से अपना पूरा सिलेबस कर लेंगे और हमारे हाथ में 56 आउट ऑफ 56 होंगे, क्योंकि हमारा फिजिक्स का पेपर 56 का ही आएगा, आपको पता है। बाकी किसके होते हैं? प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं। ओके, तो वो तो सभी के यहाँ नहीं होते हैं। ये 56 मैं दिलवाऊँगा आपको, मैं जितना कराता हूँ वो बहुत है। ओके, थैंक्स। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।